नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की करें वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। रंगीन मछलियों का पालन करके कमाएं अच्छी आय। अपने राज्य में सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जो किसान भाई सरसों की बुआई करना चाहते हैं वे किसान सरसों की बुआई करके अच्छी उपज ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरसों की बुआई सही तकनीक से की जाए। तो किस प्रकार से करें सरसों की बुआई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुनेड़ा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राम प्रताप यादव। किसान भाइयों, आज अपन सरसों की बात करें। सरसों की बिजाई पलेवा कर करके कम से कम 6 से 7 दिन खेत को छोड़ दें ताकि इस सीजन के जितने भी खरपतवार हैं वो जर्मिनेट होकर के उग जाएं और पहली जुताई के साथ सब खत्म हो जाएं, तो अपना अगली सिंचाई आने तक इस समय खरपतवार नहीं आएंगे। खेत की तैयारी पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगवाएं, जिससे भूमि में नमी की कमी न हो और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। किस्मों की अगर अपन बात करें तो T59, PR15, बायो 902, लक्ष्मी, वसुंधरा और जो है गिरिराज, जो एक नई वैरायटी जो है वो, ये जो है प्रमुख किस्में हैं जो आपको यहाँ लगाने की जरूरत है। सरसों की बीज की मात्रा की अपन बात करें तो 1 किलो पक्का बीघा के हिसाब से अपने को सरसों का बीज काम में लेना है। इससे अधिक बीज लेने से हमारी फसल गहरी रहती है जो कि पैदावार कम देती है। तो अब अपन बात करें बीज उपचार की, तो सरसों ही नहीं किसी भी फसल की बिजाई से पहले उसका बीज उपचार करना जरूरी है। बीज उपचार के लिए FIR या हिंदी के शब्द काम लें तो फकीरा, फफूंदनाशी की कीटनाशी राइजोबियम कल्चर। फफूंदनाशी में मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, सूखा बीज और सूखा ही जो है आपका फंजीसाइड को मिला करके और बीज को उपचारित करें। इसके बाद इंसेक्टिसाइड की अपन बात करें तो 4.5 ml क्लोरोपायरिफोस या फिप्रोनिल और 1 किलो बीज के हिसाब से इसको फंजीसाइड से बीज उपचारित करने के बाद इसका बीज उपचारित करें। और लास्ट में कल्चर सरसों के लिए एजोट्रोबैक्टर और जो है PSB कल्चर जो है वो प्रति हेक्टेयर 200 ग्राम के हिसाब से पाउडर को उपचारित, बीज को उपचारित करें। ये बीज उपचारित करने के बाद अगर बुआई करेंगे तो हमारी सरसों में न रोग आएंगे न कीट लगेंगे और जो है DAP और यूरिया की मात्रा भी कम चाहिएगी। इसके साथ ही अगर कोई किसान जैविक कर रहा है तो 1 किलो बीज के लिए 50 ग्राम लहसुन की पेस्ट बना करके, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना करके और बीज उपचार पूरे बीज के लपेट दें और उसके बाद जो है अगले दिन उसकी बिजाई करें तो आपके जो सरसों के फफूंदनाशी जितने रोग हैं वो उसके आने की संभावना कम रहती है। बुआई विधि और दूरी। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए कतारों में 5 सेंटीमीटर गहरा बीज बोएं। कतार से कतार के बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। असिंचित क्षेत्र में बीज की गहराई नमी के अनुसार रखें। अगर हम सरसों में खाद और उर्वरकों की बात करें तो बिजाई के 1 माह पहले 15 से 20 टन गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद जमीन में मिला दें। 1 माह पहले इसलिए कि बिना सड़ी गली और सड़ी गली दोनों तरह की गोबर की खाद रहती है, तो वो बिना सड़ी गली गोबर की खाद जो है वो 1 माह के अंदर सड़ गल जाती है और खेत के अंदर ताकत आ जाती है। अगर तुरंत खाद मिला रहे हैं तो खेत कमज़ोर रह जाता है। इसलिए बिजाई के 1 माह पहले 15 से 20 टन गोबर की खाद और सिंचित फसल के लिए 60 किलोग्राम नत्रजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए। और साथ ही तिलहनी फसल होने की वजह से जिप्सम
50 किलो जिप्सम प्रति बीघा या 250 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आखिरी जुताई के टाइम खेत में बुरक करके मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इससे तेल उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, प्लस जो है इसको सर्दी से, तिलहनी फसल को सर्दी से बचाने के लिए भी जो है सल्फर है वो ज़्यादा कारगर रहता है। नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें। शेष नत्रजन की आधी मात्रा प्रथम सिंचाई के साथ खड़ी फसल में प्रयोग करें। असिंचित क्षेत्र में 20 किलोग्राम नत्रजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय देना चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखना है कि अपन फास्फोरस देने के लिए सरसों के या तिलहनी वाली फसलों के लिए डीएपी की बजाय एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट काम में लें। उसमें क्या होगा कि फास्फोरस प्लस सल्फर दोनों मिल जाएंगे, जो कि हमारी तिलहनी फसलों के लिए श्रेष्ठ रहता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के समय में रंगीन मछलियों का पालन अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है, जिसे कोई भी किसान ट्रेनिंग लेकर एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन कर सकता है। तो आप किस प्रकार से करें, इसकी शुरुआत, इस विषय पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मछली के प्रजनन एवं पालन हम लोग के देश में अभी बहुत जागरूकता फैला रहा है, क्योंकि एक्वेरियम तो पहले से ही बहुत लोग रखते थे, पर इसका प्रचार और इसकी महत्व अभी धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। अब एक्वेरियम आपको सजाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आपको जानकारी लेना है कि एक्वेरियम कौन से साइज़ प्रकार के होते। एक्वेरियम 3 प्रकार के होते। एक तो मीठा पानी का एक्वेरियम, एक है ब्रैकिश वाटर मतलब मीठा पानी और सामुद्रिक पानी को मिलाकर एक एक्वेरियम बनते हैं, और एक बनता है सामुद्रिक एक्वेरियम। सामुद्रिक पानी नहीं मिल सकता है, इसीलिए फ्रेश वाटर एक्वेरियम ही ज़्यादातर प्रचलित है। शहरों में एक्वेरियम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक के होते हैं। बाजार में 15 इंच से 15 फीट तक साइज के एक्वेरियम उपलब्ध हैं। सबसे छोटी साइज का एक्वेरियम 12 गुणा 6 इंच का होता है। इस छोटे आकार के एक्वेरियम में मछलियां ज्यादा बढ़ती नहीं हैं। इतने बड़े आकार के एक्वेरियम में 4 से 5 जोड़ी मछली को रख सकते हैं। इसी तरह क्या करना है, अब आप उसको सजाना पड़ेगा। सजाने के लिए पहले क्या करना है, आपको नीचे एक अच्छे से फिल्टर लगाना पड़ेगा, ग्रामेल फिल्टर उसको बोलते हैं। उसके ऊपर आप हर रंग बिरंगी ग्रेवल पीबल्स होते हैं, जैसे पत्थर, हर कलर की पत्थर होता है। वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेंटीमीटर के अलग अलग साइज़ का होते हैं। ये भी एक फ़िल्टर का काम करता है। तो पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा वाला पीबल्स रखेंगे, उसके ऊपर आप छोटा छोटा पत्थर डाल देंगे, और जितना कलरफुल आप बनाएंगे उतना वो प्राकृतिक के रूप लेगा। साथ ही साथ आप सैंड भी डाल सकते हैं, मतलब बालू डाल सकते हैं उसके ऊपर। एक्वेरियम में पानी हमेशा क्लोरीन रहित, शुद्ध एवं ताज़ा होना चाहिए। पानी भरते समय एंटी क्लोरीन डालना चाहिए, मछलियों के लिए हितकर होता है। बोर पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बोर से पानी एकत्र करके 2 दिन बाहर रखना चाहिए और फिर उसे एक्वेरियम में डालें। पानी में 10 से 20% जितना भी आपका स्पेस है उसे 10 से 20% खाली रखना चाहिए। आप पूरा भी कभी पानी उसमें मत डालिए। अब पानी को आप 4 से 5 दिन बिल्कुल कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि आप वो वाटर को कंडीशन कर रहे हैं, क्योंकि मछली जब आपके पानी में आएगा तो उसको कंडीशन वाटर चाहिए।
इसी तरह आप क्या करेंगे, एक फ़िल्टर लेंगे, क्योंकि हमेशा वाटर को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि जब आपका मछली रहेगा तो उसका जितना भी एक्सक्रीटा आ रहा है वो उसको साफ़ करना है। पानी को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, तो पानी साफ़ रखने के लिए हम लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब फ़िल्टर मैकेनिकल भी होता है, बायोलॉजिकल भी होता है, तो वो आपको ये करना है कि आप कौन सा फ़िल्टर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक्वेरियम के अंदर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसमें जलीय पौधों को उगाइए, क्योंकि इसकी वजह से उसे एक्वेरियम में प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलता है और एक्वेरियम और भी अधिक आकर्षक दिखने लगता है। साथ ही मछली का जीवन समय भी बढ़ जाता है। एक्वेरियम में आहार देने का भी बहुत सारा तरीका है। आहार में हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मछली छोटा साइज़ का रहता है, जैसे कि 4 सेंटीमीटर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका साइज़ भी छोटा होना है। तो बाहर ही आप जब भी कहीं जाएंगे, पेट शॉप करके जितना भी एक्वेरियम का दुकान है वहाँ पर आप बोलेंगे कि आप पिलेटेड फीड दीजिए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आप 1 हफ्ता नहीं है घर में, तो उस टाइम में आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आप पूरा संपोषण अगर पोषक देते हैं तो वो धीरे धीरे वो ले लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर रोज़ एक्वेरियम में खाना देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना देते तो पानी का गुणवत्ता भी खराब हो सकता है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखें कि एक्वेरियम के ऊपर सीधी सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धूप लगने पर एक्वेरियम में फफूंद जैसा हरा कवक पनपने लगता है, जो मछलियों को नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा एक्वेरियम के पानी का तापमान ज्यादा या कम होने से मछली के ऊपर दबाव पड़ता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। एक्वेरियम कहाँ रखना है वो भी बहुत है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्वेरियम बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट के सामने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एल्गल का ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है। और कभी भी दरवाजे के अगल बगल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मछली को डिस्टर्बेंस हो सकता है। साथ ही साथ जब आप देखेंगे कि पंख उसका सर रहा है, कि पंख उसका गिर रहा है, तो उस टाइम में आप पंख को काट के उसमें आयोडीन का ऑइंटमेंट लगा लीजिए। दवाई जितना भी बैक्टीरियल हो, फंगल हो या पैरासाइटिक हो, उसको पहले आप समझिए, समझने के बाद ही उसका उपचार कीजिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कृषि विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों की कटाई का काम पूरा करें और रबी फसलों की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। किसानों को रबी फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए किसान उन्नत किस्मों के बीजों की व्यवस्था करें। संरक्षित नमी के तहत चने की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। चने की उन्नत किस्मों में GNG 146, RSG 44, RSG 888, RSG 992, RSG 895, प्रताप राज चना और प्रताप चना 1 आदि किस्मों का चयन करें। सरसों की बुआई का काम जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। बुआई से पहले बीजों को मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। यदि आपके खेतों में कीटों का प्रकोप अधिक होता हो तो बुआई से पहले बीजों को इमिडाक्लोरोपिड दवा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद ही सरसों की बुआई करें और अंकुरण के तुरंत बाद खरपतवार के नियंत्रण के लिए 700 लीटर पानी में ऑक्साडायरल
90 ग्राम या पेंडिमिथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बोरखेड़ा जिला धौलपुर के विजय कुमार ने। आपने अरहर की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हमारे क्षेत्र में आप जानते हैं कि अरहर जो है एक प्रमुख खरीफ की दलहनी फसल है। तो पैदावार किस तरह से लें, हम कौन सी तकनीकी उसमें अपनाएं, ये तो एक अलग बात है, लेकिन फसल सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें अरहर में रोग की बात करें तो अरहर का जो सबसे प्रमुख रोग है वो उकठा रोग है, जिसको विल्ट डिजीज़ कहते हैं। और ये रोग ऐसा है कि एक बार जैसे पौधे में लग गया तो वो पौधा उसको मर जाना ही है, फिर उससे पैदावार आप नहीं ले सकते। जैसा कि ये माना गया है कि अगर आपका अरहर का एक स्वस्थ पौधा है और अच्छी प्रजाति है तो एक पौधे से लगभग आप 600 ग्राम तक बीज की प्राप्ति कर सकते हैं। और चूंकि आप ये भी जानते हैं कि ये साल भर चलने वाला पौधा है, तो अगर एक भी पौधा आपके खेत से मर गया तो साल भर उसकी पूर्ति आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जितने भी पौधों को लगाए हुए हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, जिससे उनकी पैदावार हमको अधिकतम मिल सके। तो उकठा, जैसा मैंने आपको बताया कि उकठा ऐसा बीमारी है कि जिसमें जो फफूंद जनित होता है और ये बीज जनित या भूमि जनित होता है और मिट्टी से ही ये संपर्क में आकर ये पौधे से संपर्क में आता है और पूरा पौधा धीरे धीरे ऊपर से सूखने लगता है और आपको पूरा पौधा अंत में मृत हो जाता है। अगर आप इसकी जड़ को फाड़ के देखते हैं तो आपको एक लाल रंग की धारी जो है बीच में दिखाई देती है। ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है जिसको देख के हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें, तो इसको आपको ध्यान में रखना है किसान भाई। जैसा कि आपको बताया जाता है कि अगर जिस खेत में आपको उकठा लगा हुआ है उस खेत में अगली साल कदापि आप जो है दलहनी फसल ना लें, अरहर की फसल ना लें, वो आप खेत को ज़रूर बदल दें, क्योंकि ऐसा बदलने से फिर वो अगर आप उसमें खाद्यान्न की फसल ले लेते हैं तो वो रोग का प्रभाव अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, कृषि के जोखिमों को कम करने हेतु आप अरहर के साथ अंतर्वर्ती फसल रूप सोयाबीन की, अरहर गन्ना, उरहर उर्द, अरहर मूंग, अरहर लोबिया लगा सकते हैं, जो अरहर की उत्पादकता को प्रभावित किए बिना इन फसलों से 4 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त उपज ले सकते हैं। इसके अलावा आप रोग प्रतिरोधी प्रजातियां हैं, जैसे नरेंद्र अरहर 1 और नरेंद्र अरहर 2 ऐसी प्रजाति है जो रोग के अवरोधी है और इसका चयन आप करके और अपने फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे सस्ता और एक प्रमाणित जो उपाय है वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई अलग से कार्य करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसको हम बीजोपचार कहते हैं। अब बीजोपचार हम कैसे करें इस पे बात आती है। तो आप जानते हैं कि आजकल हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो बहुत से जैव फफूंदनाशी हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे कृषि रक्षा एक जो इकाइयाँ हैं उन पे उपलब्ध हैं। तो ट्राइकोडर्मा का आप नाम सुनते हैं। ट्राइकोडर्मा हमारे सभी सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध है, बहुत सस्ते दर पे, अनुदान के दर पे उपलब्ध है। तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग जो है बीज शोधन में और भूमि शोधन में दोनों में हम कर सकते हैं। बीज शोधन करने का तरीका ये है कि आप 1 किलो बीज लीजिए, उसमें 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर की मात्रा जो है आपको मिलाना है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा भूमि शोधन भी आप कर सकते हैं। भूमि शोधन के लिए आपको यही दवा लेनी है जो आपका जैव फफूंदनाशी है, ट्राइकोडर्मा। इस ट्राइकोडर्मा की 1 किलो मात्रा करीब 20 से 25 किलो सड़ी गोबर की खाद में आप मिला दें। मिलाने के बाद उसको थोड़ा नमी बनाए रहें। नमी बनाने में आप उसके बाद जो है उसको
जो बोरा होता है जूट का, तो उससे आप इसको ढक सकते हैं, जिससे क्या होगा उसकी नमी जो है संरक्षित रहेगी। और 3 से 4 दिनों पर जो है आप उसकी पलटाई कर दें। इससे क्या होगा कि वो फफूंद जो है सारे आपके जो गोबर की खाद है उसमें अच्छी तरह से फैल जाएंगे और करीब 8 से 10 दिन बाद आप देखेंगे कि वो फफूंद सफ़ेद सफ़ेद रंग का पूरे आपकी खाद में अच्छी तरह से उसकी बढ़वार हो जाएगी। अब आप इस खाद को 1 एकड़ खेत में अच्छी तरह से, अगर आप सीधे मतलब बीज छिड़क के आप बो रहे हैं तो आप खेत तैयार होने के बाद उसमें पूरी खाद को आप फैला के उसके बाद बुआई कर सकते हैं। अगर आप कूड़ों में बुआई कर रहे हैं बीजों की, जैसे कि अरहर को बताया जाता है कि अगर आप मेड़ पे बुआई करें तो उसकी अच्छी पैदावार होती है, तो आप कूड़ बना के और उसमें ये खाद डालते हुए फिर उसके बाद बीज डाल देंगे, तो जो भी आपके भूमि में इन फफूंद के अवयव रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512।
साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।